हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। मौत क्या, एक लफ्ज बेमानी, जिसको मारा हयात ने मारा। मैं एक टीचर हूं और एक टीचर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे। मैं राजनीति से दूर रहता हूं, पर लॉ और संविधान का राजनीति से चोली दामन का साथ है। मैं एक तलवार की धार पर चलकर लोगों के प्रश्नों के उत्तर देता हूं या लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के एपिसोड्स बनाता हूं। आज शाम से कितने लोगों ने मुझे फोन किया, मैं ट्रेवल भी कर रहा था, और मुझसे पूछा कि कानून क्या कहता है कि अगर कोई इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक है तो इसमें लीगल इश्यूज क्या हैं इन्वॉल्व। क्या बॉडी ऑटोनॉमी संविधान प्रोटेक्ट करता है या सरकार या राज्य के पास जीवन को बचाने का एक एब्सोल्यूट अधिकार है, जिसके तहत राज जबरदस्ती फीडिंग करा सकता है, फोर्स फीडिंग करा सकता है और कंपलसरी ट्रीटमेंट की अगर जरूरत हो तो दे सकता है। मुझे लगता है कि मुझको 3 बातें आज कहनी चाहिए। पहले तो ये हंगर स्ट्राइक की परंपरा भारत में जिस व्यक्ति ने शुरू की उसको सैल्यूट किया जाए। उसकी कुछ हंगर स्ट्राइक्स की बात की जाए कि किन मुद्दों को उठाकर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता ने इस देश के अहिंसा के इस सत्याग्रह के इस वेपन का इस्तेमाल विदेशी ताकतों के विरुद्ध किया। राष्ट्रपिता की हंगर स्ट्राइक्स बड़ी अनुशासन वाली होती थी। वो एक मॉरल वेपन इस्तेमाल करते थे, नॉन वायलेंस का, विरोध करने का, उस सरकार के जिसको उन्होंने चुना नहीं था, जो विदेशी सरकार थी जिसको हमारे ऊपर राज करने का कोई अधिकार नहीं था। अपने को तकलीफ में डालना और उस तकलीफ में डालने के बाद लोगों के कॉन्शियंस को शेक करना, लोगों को जोड़ना, सरकारों को बातचीत के लिए मजबूर करना, ये वो देश थे जिन पर गांधी जी का सत्याग्रह और जो वो फास्ट करते थे, व्रत रख लेते थे, उसकी बुनियाद थी। क्या मुद्दे रहे? अहमदाबाद मिल वर्कर्स की वेजेस नहीं बढ़ाई जा रही हैं। 1918 का ये वन ऑफ द फर्स्ट सत्याग्रह है जो गांधी जी कर रहे हैं। एक तरफ मिल ओनर्स हैं, एक तरफ मजदूर हैं। जाहिर है कि राष्ट्रपिता मजदूरों की तरफ थे और उनके इस सत्याग्रह के नतीजे में वर्कर्स की वेजेस बढ़ानी पड़ी। जेल में सत्याग्रह किया, यरवादा जेल। ब्रिटिश सरकार हिंदुओं को डिवाइड करने के लिए, हिंदू मुसलमानों को तो डिवाइड आपको मालूम है 1857 के बाद से वो करते रहे, वुड्स डिस्पैच में और बाकी सारी जगह वो डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन हिंदुओं को भी डिवाइड किया जाए, अपर कास्ट और लोअर कास्ट में, अनटचेबल्स में। गांधी जी ने कम्युनल अवॉर्ड के विरुद्ध, जिसके तहत अनटचेबल्स को भी अलग उनका सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता, उसके विरुद्ध फास्ट एंड टू डेथ किया। और हालात इतने खराब हो गए कि बी आर अंबेडकर को ना चाहते हुए भी पूना समझौता करना पड़ा। और आपको मालूम है कि गांधी जी ने पूना समझौता पर स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए, बल्कि कास्ट हिंदूज के बिहाफ पर मदन मोहन मालवीय से हस्ताक्षर लिए गए। और साथ साथ गांधी जी का यह भी था कि मंदिरों के कपाट अब दलितों के लिए खोले जाएं,
जिस पर मदन मोहन मालवीय उनसे काफी हद तक नाराज रहे। इस हद तक नाराज रहे कि जब काशी विद्यापीठ का इनॉग्रेशन हो रहा है, 1-2 किलोमीटर पर मालवीय जी मौजूद थे, पर उस फंक्शन में नहीं आए, बल्कि कुछ लेटर्स का भी आदान प्रदान उस पीरियड में नहीं हुआ। उसके बाद देश कम्युनल वायलेंस में जलता रहा, देश का विभाजन हुआ। कितनी बार राष्ट्रपिता ने इस पीरियड में हिंदू मुसलमानों के झगड़े खत्म करने के लिए हंगर स्ट्राइक की, फास्ट अनटू डेथ किया, और उनकी उस सेक्रीफाइस की वजह से लोगों को एहसास हुआ कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है। गांधी जी का क्रिटिसिज्म होता रहा है, अंबेडकर उनके बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं। अंबेडकर का यह मानना था कि उनको से जोर जबरदस्ती करके, अपने को तकलीफ में डाल के और उनके मौत हो जाने के डर की वजह से जो देश में माहौल खराब होता, दलितों को पूना पैक्ट मानना पड़ा। तो गांधी जी का जो फास्ट थे उसमें कहीं ना कहीं एक एलिमेंट था कोअर्जन का, कि सरकारों को मजबूर किया जाए। प्रश्न उठता है कि क्या एक जनतांत्रिक देश में, जहां हमने ही सरकारें चुनी हो, आज भी ये मेथड लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है या नहीं? इससे पहले कि मैं अपने देश के लॉ पर आऊं और आपको कुछ न्यायालयों के फैसले बताऊं और संविधान बताऊं, मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल लॉ और मानव अधिकारों का जो लॉ है, ह्यूमन राइट्स लॉ, वो इस मुद्दे पे क्या कहता है। यकीनन इंटरनेशनल लॉ में और ह्यूमन राइट्स लॉ में राइट टू हंगर स्ट्राइक के नाम से कोई राइट नहीं है। मेरी जिम्मेदारी कानून बताना है। मुझसे देश एक्सपेक्ट करता है कि मैं सही सही कानून स्टेट कर दूं। तो कोई राइट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ में राइट टू हंगर स्ट्राइक के नाम से नहीं है। लेकिन आपको मालूम है कि अक्सर ऐसे राइट्स होते हैं जो संविधान में लिखे नहीं जाते हैं, लेकिन किसी राइट में इंक्लूडेड होते हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 का हमारा जूरिस्प्रूडेंस सुप्रीम कोर्ट ने कितना फैला दिया। राइट टू हेल्थ उसमें पढ़ दिया, राइट टू एजुकेशन उसमें पढ़ दिया, राइट टू इन्वायरमेंट उसमें पढ़ दिया, राइट टू फ्री फेयर ट्रायल उसमें पढ़ दिया, राइट टू लाइवलीहुड उसमें पढ़ दिया, राइट टू प्राइवेसी उसमें पढ़ दिया, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी उसमें पढ़ दिया। इसी तरह गो के राइट टू हंगर स्ट्राइक नहीं है स्पेसिफिकली मेंशन, लेकिन इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, आर्टिकल 21 जो पीसफुल असेंबली का, इकट्ठे होकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार है, या आर्टिकल 22 कि आपको यूनियन, एसोसिएशन या पार्टी या कोई और ग्रुप बनाना चाहें। इन सारे अधिकारों में निहित माना गया है राइट टू हंगर स्ट्राइक। इसी तरह यूरोपियन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 10 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो रही है, आर्टिकल 11 में राइट टू असेंबली की बात हो रही है। जाहिर है कि उसी जूरिस्प्रूडेंस के तहत यहां पे भी राइट टू स्ट्राइक उसका हिस्सा माना गया। फिर इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आर्टिकल 7 में प्रोहिबिट करता है टॉर्चर, क्रूएल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। अब ये जरा मसला है, कोई भी स्ट्राइक करने वाले के साथ अगर इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ, टॉर्चर हुआ, क्रूएल्टी हुई या डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट हुआ, तो वो भी जाहिर है राइट टू लाइफ का वायलेशन हो जाएगा, आर्टिकल 6 इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रखें कि जो जीवन का अधिकार है
वो अधिकार तो लोगों का है, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की है कि वो जीवन को सुरक्षित रखे। इसलिए कभी कभी ऐसे हालात हो सकते हैं कि जीवन को बचाने के लिए फोर्स फीडिंग कराई जाए, लेकिन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ का प्रिंसिपल यह है कि ये ब्रूटल फोर्स फीडिंग या ऐसी फोर्स फीडिंग जो एक सजा की तरह दी जा रही हो, उसको कंडेम करता है। राइट टू हेल्थ है, राइट टू इन्फॉर्म कंसेंट है। नेल्सन मंडेला रूल्स कहलाते हैं, खास तौर से कैदियों के बारे में, कि जो कैदी हैं उनको भी डिग्निटी से ट्रीट किया जाए, उनकी भी कंसेंट ली जाए। ब्रिटेन के मशहूर प्रधानमंत्री जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध ब्रिटेन के लिए जीता, विंस्टन चर्चिल, उन्होंने कहा कि किसी सिविलाइजेशन को जज करने का सबसे अच्छा पैमाना और स्केल यह है कि देखो वो अपने कैदियों के साथ क्या व्यवहार करते हैं, उनकी जेलों की हालात क्या है। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन, इसने कुछ इथिकल स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। टोक्यो डिक्लेरेशन कहते हैं इसको, माल्टा डिक्लेरेशन कहते हैं। हंगर स्ट्राइक के बारे में इन्होंने कहा कौन कर सकता है हंगर स्ट्राइक? सिर्फ वो व्यक्ति कर सकता है जो मेंटली कॉम्पिटेंट हो और स्वेच्छा से खाने को छोड़ दे। इसमें भी ये बात कही जा रही है कि राज्य को फोर्स फीडिंग कराना जो है वो इथिकल चीज नहीं होगी और वो इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट माना जाएगा। तो जब तक मेंटल कैपेसिटी है स्ट्राइक करने वाले में, वो अपने फैसले खुद ले सकता है। राज्य को अधिकार नहीं होगा उसके फैसलों और उसकी जो बॉडीली ऑटोनॉमी है उसमें इंटरफेरेंस करे। लेकिन अगर वो बेहोश होने लगे, उसकी हालत खस्ता होने लगे, उसके जीवन को संकट हो जाए, अब राज्य एक पिता की हैसियत से एंटर करेगा और फोर्स फीडिंग करा सकता है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में और ह्यूमन राइट्स लॉ में फोर्स फीडिंग को अच्छा नहीं माना जाता। यह माना जाता है कि ये राइट टू हेल्थ का वायलेशन है और ये क्रूएल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस भी फोर्स फीडिंग को उन लोगों के बारे में जो मेंटली अलर्ट हैं, भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन अभी मस्तिष्क सही हालात में है, अपने फैसले खुद कर सकते हैं, अच्छी नजर से नहीं देखता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो जेलों के बारे में हेल्थ गाइडलाइंस हैं, उसमें भी यह बात लिखी गई कि अगर कोई कैदी जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे तो उसे विद ह्यूमैनिटी और रिस्पेक्ट और डिग्निटी से देखा जाए। यूक्रेन का केस है 2005 का। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स के रीजनल सिस्टम है उसकी सबसे अच्छी और मजबूत कोर्ट, उसने माना कि फोर्स फीडिंग एक कैदी के लिए जो हंगर स्ट्राइक पे हो वो वायलेट करेगी आर्टिकल 3 ऑफ यूरोपियन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो प्रोहिबिट करता है इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, अनलेस मेडिकली नेसेसरी हो जीवन बचाने के लिए, या फिर कैरी आउट किया जाए इन ह्यूमेन, रिस्पेक्टफुल, मेडिकली अप्रोप्रिएट मैटर में, सारे सेफगार्ड्स के साथ। मोल्डोवा का केस है 2007 का। यहां भी ये कहा गया कि अगर मेडिकल नेसेसिटी है तो इन लाइन विद मेडिकल इथिक्स फोर्स फीडिंग कराई जा सकती है। क्या बात साबित होती है कि हंगर स्ट्राइक का नाम से कोई राइट नहीं है, ऐसा कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, लेकिन राज्य को जबरदस्ती फीडिंग कराने का, एक कोअर्सिव फीडिंग कराने का हक है एक्सट्रीम सिचुएशन में जीवन को बचाने के लिए, और इसको किया जाए विद ह्यूमन डिग्निटी, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, प्रोटेस्ट को ब्रेक करने के लिए नहीं, एक सजा के तौर पर नहीं। आइए अपने देश में आते हैं। जाहिर है कि अगर इंटरनेशनल लॉ में नहीं है
तो भारत के भी किसी लॉ में यह नहीं लिखा कि भारत के किसी नागरिक को हंगर स्ट्राइक करने का मौलिक अधिकार है। लेकिन जैसा इंटरनेशनल लॉ में है, उसी तरह भारत के संविधान की विवेचना कर कर यह कहा जा सकता है कि हंगर स्ट्राइक भी अभिव्यक्ति के अधिकार का हिस्सा है। आर्टिकल 19 में जो राइट टू असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स है, उसका हिस्सा है। भारत में एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का ऐसा हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यह पी रतिनाम का केस है, कि जो जीवन का अधिकार है उसमें राइट टू डाई भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे आर्टिकल को इस केस में कई बार कोट किया था, लेकिन मैंने खुद इस जजमेंट का विरोध किया था। अगर हम मरने का अधिकार भारत में मान लेंगे तो कितनी सासू मां अपनी पुत्र वधू को तीली और केरोसिन प्रोवाइड कर देंगी और कहेंगी कि हमारी बहू अपना मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करना चाहती थी, हमने तो उसे फैसिलिटेट कर दिया। फिर 5 जजेस की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के ज्ञान कौर में पी रतिनाम को ओवर रूल कर दिया और कहा कि भारत में किसी को अपने जीवन को लेने का अधिकार नहीं। तो राइट टू लाइफ है, पर राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में राइट टू डाई इंक्लूड नहीं करता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राइट टू हंगर स्ट्राइक नहीं है। वही इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस भारत में भी फॉलो हुआ कि अगर एक एडल्ट है, फ्री कंसेंट से अपनी मर्जी से खाना त्याग दे, हंगर स्ट्राइक पे चला जाए, तो फिर उसकी बॉडीली ऑटोनॉमी और डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जाए। सबसे अहम बात होगी कि क्या स्ट्राइक करने वाला जो है उसकी मेंटल हालत ऐसी है कि वो एक फुल्ली इन्फॉर्म्ड कंसेंट दे सकता है या नहीं। अगर उसने ये अपने आप फैसला किया है, उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है, तो कर सकता है। जब तक ये कैपेसिटी उसकी बरकरार रहेगी, राज फोर्स फीडिंग नहीं करा सकता। लेकिन अगर उसके हालात खराब हो जाएं, तो उसके जीवन को बचाने की जिम्मेदारी क्योंकि सरकार की है, यह पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है सरकार के ऊपर, तो फिर सरकार कोई भी मेडिकली एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शनेट डिसीजन ले सकती है। लेकिन यह फैसला गुड फेथ में हो, जीवन को बचाने के लिए हो, विरोध प्रदर्शन को सप्रेस और समाप्त करने के लिए ना। इसलिए आमतौर से भारत की अदालतों ने कहा कि आर्बिट्रेरी फैसला ना हो। कोर्ट्स ने आमतौर से कहा कि मॉनिटर किया जाए, हॉस्पिटलाइजेशन हो जरूरी तो कराया जाए उन हालात में जहां वो व्यक्ति अब इस हालत में नहीं है कॉन्शियस कि अपनी कंसेंट दे पाए। जो इंटरनेशनल लॉ है वही भारत में लॉ है। अगर किसी की डेथ हो जाए हंगर स्ट्राइक में, तो वो तो मर गया, जाहिर है कि उसके ऊपर तो अब कोई कानून लागू नहीं होगा। लेकिन जो और लोग हैं, क्या उनके ऊपर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस बनेगा, नेग्लिजेंस का केस बनेगा? ये डिपेंड करेगा उस केस के फैक्ट्स पर। अगर उस व्यक्ति ने साफ तौर पर अपनी मर्जी से ऐसा किया है तो यह केस नहीं बन पाएगा। अदालतों ने कहा कि इंडिपेंडेंट मेडिकल असेसमेंट किया जाए, बार बार देखा जाए कि हालात कैसे हैं। अगर बहुत बिगड़ गए हैं तो फोर्स फीडिंग सरकार कर सकती है। पब्लिक प्रोटेस्ट को आर्टिकल 19 का हिस्सा माना गया है, लेकिन कंसेंट से होना चाहिए, जोर जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए, आर्बिट्ररली उसे ना रोका जाए। लेकिन याद रखें कि कहीं पे अगर प्रोटेस्ट हो रही है तो उस जगह को पुलिस रेगुलेट कर सकती है। परमिशन है प्रोटेस्ट करने की? नहीं है। अनलॉफुल असेंबली, किसी असेंबली को पुलिस डिक्लेयर कर सकती है। पब्लिक ऑर्डर के एक्सेप्शन का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन इसको रीजनेबल तरीके से इस्तेमाल किया जाए,
आर्बिट्रेरी तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। कई हंगर स्ट्राइक के केसेस में पीआईएल फाइल होती रही है, जैसे सोनम वांगचुक के केस में दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया है, जिसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन और अदालतों के क्या फैसले रहे हैं? मद्रास हाई कोर्ट में के त्यागराजन वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस का केस गया। सवाल था कि जो हंगर स्ट्राइक पर है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट को रिफ्यूज कर रहा है, क्या उसको अटेम्प्ट टू सुसाइड के तहत जो इंडियन पीनल कोड का प्रावधान था 309 सजा हो सकती है? मद्रास हाई कोर्ट ने कहा नहीं, हंगर स्ट्राइक एक कॉज के लिए है, अगर वो लंबी भी चले उसका मतलब यह नहीं कि कोई अपने जीवन का अंत कर रहा है, इसलिए वो अटेम्प्ट टू सुसाइड नहीं माना जाए। श्रीलंका के रिफ्यूजी का मामला भी 2021 में गया था। वहां पे एक केस इस तरीके का बना, जो हंगर स्ट्राइक पे कोई कैदी बैठ गया, उसमें भी यह माना गया कि 309 इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। मद्रास हाईकोर्ट यह भी कह चुकी है कि प्रोटेस्ट करना एक मौलिक अधिकार है। प्रोटेस्ट होते रहते हैं, जनतंत्र की रूह है प्रोटेस्ट, लेकिन उसमें हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि न अपना जीवन बहुत आसानी के साथ खतरे में आए, न किसी और का जीवन खतरे में आए। सोनम वांगचुक के मामले में भी दिल्ली हाई कोर्ट स्लो रहा है। उसने मेडिकल इंटरवेंशन के मामलात में, फोर्स फीडिंग के मामलात में कोई एक्सप्लिसिट ऑर्डर नहीं दिया, बल्कि यह कहा कि आप मॉनिटर करते रहें और जो भी मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत हो, हालात खराब होने में, उसमें फैसला किया जाए। लेकिन इसने यह नहीं कहा था जजमेंट में कि फोर्स फीडिंग करा दी जाए, वो भी मर्जी के खिलाफ। संडे के दिन आज जस्टिस मिनी पुष्करना का ऑर्डर आया है। जजमेंट में रिकॉर्ड किया है उन्होंने, ऑर्डर में रिकॉर्ड किया है कि ओरल फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स सोनम वांगचुक को बिना उनकी मर्जी के दिए गए हैं, यानी कंसेंट का एलिमेंट शायद वायलेट हो गया। यह भी बात रिकॉर्ड हुई कि उनकी हालत नाजुक है और उन्होंने इंट्रावीनस ट्रीटमेंट, आईवी ट्रीटमेंट लेने से इनकार किया है। उनको सिर्फ ओरली इलेक्ट्रोलाइट्स दिए गए हैं, कुछ ओरल फ्लूइड्स दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने यह भी ऑर्डर किया कि मेडिकल रिकॉर्ड उनकी फैमिली से शेयर किया जाए। मैं ये समझता हूं कि हंगर स्ट्राइक के सिलसिले में देश में संविधान, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, मैंने साफ तौर से आपके सामने रख दिया है। ये मेरी जिम्मेदारी थी, आपने प्रश्न पूछा, मैंने उत्तर दे दिया है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखें।